Hello everyone, welcome to Studies Vaxe. I am Pritham Paul, a first professional MBBS student from Bardhaman Medical College and Hospital. तो आज हम लोग के साथ एक स्पेशल गेस्ट है। आपको तो देख के पहचान आ गया होगा कि ये सोमोदीप हल्दर है, ऑल इंडिया रैंक 19 ऑफ नीट 2021 और वेस्ट बंगाल का स्टेट रैंक सबसे ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है एंड ही हैव स्कोर्ड ए मैसिव मार्क्स ऑफ 715 आउट ऑफ 720। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो मैसिव सक्सेस है ये कैसे आया। देखो, मेहनत तो करना ही पड़ता है बट उसके साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। दिस नीट प्रिपरेशन इज नॉट ओनली अबाउट हार्ड वर्क, आपको साथ साथ में स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। तो स्मार्ट वर्क कैसे करता है वो सबसे अच्छा बोल पाएगा कोई टॉपर जो खुद स्कोर किया है। तो आज हम लोग के साथ वैसे ही एक ऑसम सक्सेस वाला आदमी है जो हम लोग को ये चीज में हेल्प करेगा। तो सोमदीप, वेलकम टू आवर चैनल, नॉट ओनली आवर चैनल, वेलकम टू दिस एमबीबीएस। आप तो एमबीबीएस करेंगे, वेलकम टू दिस मेडिकल फैटर्निटी ऑफ इंडिया। आपको बहुत अच्छा लगेगा ये फील्ड में आके। तो वेलकम करते हैं सोमदीप को हम लोग। सोमदीप, तो फर्स्ट में थैंक यू हम सर। आपसे, हाँ सर नहीं भैया, ठीक है भैया दादा, हाँ भाई, ठीक है। हाँ। हाँ, आप तो ऑलमोस्ट आ ही गए हो फर्स्ट ईयर, हम सेकेंड ईयर पे अभी तक उठे ही नहीं। हम लोग का एग्जाम अभी तक नहीं हुआ, तो ऑलमोस्ट तो भैया या भाई भी बोल सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट इंट्रोड्यूस कर लो आप आपको कि आपका फैमिली में आप ही क्या, आपको कोई इंस्पिरेशन है, फैमिली में कोई डॉक्टर है क्या, आप ही पहली बार ये मेडिकल फील्ड में जा रहे हैं, आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, मोटिवेशन कहाँ से मिला इतना ये स्कोर करने के लिए, और यही सब थोड़ा इंट्रोड्यूस कर लो आपके बारे में। So hello everyone, myself Somadip Haldar. I am from West Bengal. I got a AIR 19 in NEET UG 2021 and my state rank was 1. So basically about the inspiration to become a doctor or to prepare for NEET UG examination, I would like to say that I have prepared in mind that I should go to medical field in my 9th and 10th only. दो मेरे फैमिली से डायरेक्टली कोई डॉक्टर नहीं थे, बट मेनी आर इन मेडिसिन फील्ड ओनली, सो आई गॉट एन इंस्पिरेशन एंड मुझे साइंस फील्ड में भी बहुत इंटरेस्ट था, स्पेशली बायोलॉजी में। सो आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर नीट यूजी एंड इन 11-12 ओनली आई जॉइन कोचिंग फॉर प्रिपेयरिंग द एग्जाम। मतलब 9-10 से आपको ये समझ आ गया था कि डॉक्टर ही बनना है, तो डॉक्टर ही बनना है। तो इसके हाँ, पीछे किसका मतलब इंस्पिरेशन था? कोई फैमिली मेंबर, क्या कोई दोस्त का भैया, ऐसा टाइप का किसका इंस्पिरेशन था? ऐसे डॉक्टर कोई इंस्पिरेशन नहीं थे। इंस्पिरेशन बोलूंगा तो मेरे पेरेंट्स को ही, जिन्होंने पहले से ही मुझे बोला था कि तुम्हें करना है तो मेडिसिन में डॉक्टर ही बनना है, इसलिए आई डिसाइडेड फ्रॉम देयर ओनली, फ्रॉम माय वाह वाह, पेरेंट्स। मतलब हम लोग को ये समझ आ जाना चाहिए कि कंपटीशन लेवल बहुत हाई है। आप लोग को प्री डिटरमाइंड होना है। 11-12 में आके पढ़ 12 में आके पढ़ाई स्टार्ट करो नीट का, ऐसा नहीं, पहले से डिटरमाइंड होना चाहिए कि हाँ बनना है तो डॉक्टर ही बनना है, ऐसा टाइप का। तो आप स्कोर किए 715 आउट ऑफ 720 इन द नीट 2021, है ना? तो हाँ। वो जो 5 मार्क्स गया वो कहाँ गया आपका? रिग्रेट होता है? हाँ, वो जूलॉजी में एक क्वेश्चन था, वो एसटीडी वाला, मींस मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एसटीडी में क्वेश्चन था जूलॉजी में, वो वाला गलत हुआ। और रिग्रेट होता है उसके लिए कि 5 मार्क्स चला गया, नहीं तो 720 आउट ऑफ 720 आ जाता? नहीं, रिग्रेट तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जा सकता था तो और भी जा सकता, मुझे मतलब 710 भी आ सकते थे एंड 705 भी, क्योंकि हर साल नीट में तो कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहते ही थे। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन मेरे फेवर से अलग चले गए, एक क्वेश्चन गया तो क्या हुआ, अब हाँ तो हाँ मतलब हाँ, उसका कोई 715 है वो वो तो नहीं है। मतलब बहुत। आई थिंक सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल में अभी तक रिकॉर्ड है, सबसे ज्यादा आपका ही मार्क्स है पूरा हाँ, अभी तक 718। हिस्ट्री हाँ। में। कॉन्ग्रेचुलेशन भाई, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हम लोग के साल में भी नीट 2020 में कोविड एक इम्पोर्टेंट मतलब एक रोल प्ले के कर गया था। आप भी थोड़ा डिस्कस करिए कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन योर प्रिपरेशन ऑफ नीट 2021। कोविड कैसे इम्पैक्ट किया आपका प्रिपरेशन को 2021 में? हाँ, पहले तो जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तब क्लास 11th में और 12th में स्टार्टिंग में तो सभी ऑफलाइन चल रहा था, मगर कोविड के कारण जब कंट्री वाइड पैंडेमिक आ गया और लॉकडाउन हो गया, तब से तो सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया। हम्म। मतलब इनिशियली आई वाज फेसिंग सम प्रॉब्लम कि
how we should shift from that offline to online mode, because मतलब पहले से ही तो ऑफलाइन में ही तो हम लोग यूज टू हो गए थे, मगर जब ऑनलाइन में सब कुछ प्रैक्टिस हो गया और इट वाज ए नॉर्मल थिंग, देन इट वाज नॉट ए बिग प्रॉब्लम। एंड पूरा 12 ही मैंने ऑनलाइन किया था एंड उसके बाद ही नीट दिया। तो बहुत लोग का ऐसे अभी भी दिक्कत हो रहा है कि ऑफलाइन टू ऑनलाइन ये जो ट्रांजिशन, वो जो अभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं नीट 2022 और बाकी एस्पिरेंट्स के लिए, तो आप क्या सजेशन देना चाहते हैं वो लोग के लिए, कैसे कोप अप करना सजेशन चाहिए? तो हम सजेशन तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ये तो एक कंपटीशन है, और जो एक एस्पायरेंट साथ होगा वो बाकी 16 लाख एस्पायरेंट साथ के भी होगा, एंड उससे अंदर ही हाँ। कुछ परसेंट स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा। तो वो सिलेक्शन कैसे होगा कि जो उस एनवायरनमेंट में अडेप्ट हो जाएंगे और दे विल एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड मींस फोकस टुवर्ड्स देयर गोल, ऑटोमेटिक ये सब प्रॉब्लम कुछ नहीं दिखेगा, और एंड दे कैन प्रिपेयर स्मूथली टुवर्ड्स द। ओके, तो आप आते हैं जो 3 सब्जेक्ट के अंदर सबसे मतलब सबसे खतरनाक बोलते हैं लोग, हाँ, सबसे जो टफ सब्जेक्ट माना जाता है फिजिक्स। तो फिजिक्स के लिए आपका कैसा स्ट्रेटेजी था, कैसे आप प्रिपेयर किए? और आप देखे भी होंगे बहुत लोग नीट का जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, मेडिकल फील्ड जब लेने का सोचता है, मैथ सब्जेक्ट ही छोड़ देता है, सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये तीनों सब्जेक्ट रखता है। तो वो लोग को फिजिक्स कहीं ना कहीं थोड़ा डिफिकल्ट लग जाता है, क्योंकि आपको जो बेसिक्स ऑफ फिजिकल कैलकुलेशन जो चैप्टर है क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है, उधर में भी लॉग आ जाता है, बाकी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वो सब आ जाता है। तो वो लोग कैसे कोप अप कर रहे, और फिजिक्स के ओवरऑल क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम द मैकेनिक्स टू एंड एंडिंग टू द जो लास्ट में जो मॉडर्न फिजिक्स का जो चैप्टर है, एकदम फास्ट टू लास्ट एकदम डिटेल में आप थोड़ा समझा दीजिए, मतलब यूनिट वाइज आप बताइए कैसे आपका अप्रोच क्या था फिजिक्स का, एकदम ओवरऑल विविडली थोड़ा बता दीजिए ताकि सबका हेल्प हो जाए। मतलब एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट भी, मतलब जो ऑर्डिनरी है वो भी कैसे फिजिक्स में फुल मार्क्स अगर स्कोर करना चाहते हैं कैसे करे, थोड़ा हेल्प कर दीजिए। हाँ, पहले तो मैं बोलना चाहता हूँ कि मेरा तो पीसीएमबी सब्जेक्ट था, इसलिए फिजिक्स में जो मैथ जो भी इधर उधर लगता था वो दिक्कत उधर नहीं होता था, एंड पीसीबी का स्टूडेंट्स भी इजीली हैंडल कर सकता है, क्योंकि फिजिक्स का जो 11-12 का मैथ्स इन्वॉल्व है वो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आता है। तो पहले जब कोचिंग में या फिर स्कूल में मैथमेटिकल टूल या फिर जनरल मैथमेटिक्स जो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है, वो लॉग कैलकुलस ग्राफ एनालिसिस वो बेसिक क्लियर करने से मतलब 2 इयर्स के जर्नी में फिजिक्स का कोई ऐसा मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड फिजिक्स में तो मैक्सिमम क्वेश्चन नीट में भी न्यूमेरिकल बेस्ड ही आता है, तो इसलिए फिजिक्स में प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एंड प्रैक्टिस में तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्ट हार्ड या मीडियम लेवल क्वेश्चन पे अटैक कर देते हैं, और उनसे नहीं बनता तो डिमोटिवेट हो जाता है, छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना ठीक है, क्योंकि मैं जो करता था कि पहले कोचिंग में या फिर स्कूल में जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया घर आके वही रिवाइज कर लेता था मेरा क्लास नोट्स, एंड देन उसके बाद क्वेश्चन लेवल वाइज प्रैक्टिस करता था कि पहले इजी देन मीडियम देन हार्ड, तो फिर कॉन्फिडेंस भी ठीक रहता था एंड प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाता। एंड इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके ही ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ही मतलब फिजिक्स का जो डर है उससे बच सकता है, इजीली दे कैन मैनेज सब्जेक्ट। मतलब समराइज अगर करते हैं तो फिजिक्स को डायरेक्टली मीडियम और टफ क्वेश्चन में नहीं जाने का है, पहले हम लोग को इजी क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके बाद मीडियम, उसके बाद टफ। और आपका अगर थोड़ा कहाँ से आप प्रैक्टिस करते थे, अगर आपका मटेरियल अगर थोड़ा बोलते तो हेल्प हो जाता बाकी एस्पिरेंट का फिजिक्स हाँ, के मैं लिए। तो जेनेरिक तो जो स्टैंडर्ड मैं कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज करता था वो तो मेरे क्लास नोट्स एंड जो फॉर्मूला चार्ट वगैरह मैं खुद बनाया था क्लास में वही यूज करता हम्म, था। उसके बाद मैंने एनसीईआरटी रेफर किया था 11-12 का फिजिक्स का जो एनसीईआरटी है, एंड आकाश का पैकेज मैंने फॉलो किया था। और अगर कोई कॉन्सेप्ट मतलब क्लास नोट्स एनसीईआरटी एंड आकाश के पैकेज से भी क्लियर ना हो एक दो कॉन्सेप्ट, तब मैं एससी वर्मा का कॉन्सेप्ट रेफर करता था कुछ कुछ चैप्टर के लिए, नॉट फॉर ऑल। तो बेसिकली क्लास नोट्स और जो कोचिंग मटेरियल ये सफिशिएंट होना चाहिए, अगर फिर भी नहीं समझे तो एसी वर्मा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स के लिए यूज करना चाहिए, और डायरेक्टली टफ क्वेश्चन में नहीं जाना है, पहले इजी करके टफ क्वेश्चन में जाना है। और एनसीईआरटी फिजिक्स कितना हेल्पफुल होता है, क्योंकि अभी जो नीट का पैटर्न हो रहा है केमिस्ट्री और बायोलॉजी तो ऑलमोस्ट
एनसीईआरटी से बहुत कोरिलेटेड आ रहे हैं, फिजिक्स में एनसीईआरटी कितना रोल प्ले करता है? फिजिक्स भी मतलब नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट ही है, मगर सब कुछ उसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंस मैं दिया था वो तो जैसे कि कुछ स्पेशल स्पेशल पॉइंट्स एनसीईआरटी से जो पॉइंट्स टू कॉन्सेप्ट दिए पॉन्डर हुए वाला, वो वाला। पॉइंट्स टू पॉन्डर वाला एंड समरी एंड एक्सरसाइज से कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज, वो अगर स्टूडेंट ढंग से कवर कर ले तो नीट के लिए एटलीस्ट हो जाएगा। और उससे एडवांस लेवल के लिए करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी फिजिक्स पूरा कवर कर सकता है। ओके, मतलब कौन सा चैप्टर फिर भी एनसीईआरटी से मस्ट डन है फिजिक्स के लिए? ऐसा मतलब आना कोई चाहिए। स्पेसिफिक चैप्टर नहीं है जो मतलब फैक्ट बेस्ड चैप्टर ज्यादा होता है, लाइक आर्ट और एंड मतलब मॉडर्न मैग्नेटिज्म। फिजिक्स, वो लास्ट वाला हाँ बोल रहे हो? हाँ, वो मैग्नेटिज्म वाला, वो हाँ। वाला अगर एनसीईआरटी से ठीक से कवर किया जाए तो नीट में मतलब कोई क्वेश्चन छूट नहीं जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं कि वो मतलब ये क्वेश्चन भी डिमांड किया गया था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब जगह में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हाइप है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम खुद भी जब सॉल्व किए थे हमको पता चला था जब एग्जाम दिए थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बट आप थोड़े डिसाइड किए आपका प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना हेल्प किया था, रोल ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन योर प्रिपरेशन? Means the role of preparation in the preparation of that is previous year question is must, क्योंकि हर साल जो क्वेश्चन बनते हैं क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट नहीं होते, मगर कॉन्सेप्ट जो है ऑलमोस्ट सेम टू सेम रिपीट होते हैं। इसलिए कौन सा कॉन्सेप्ट ओवरऑल जो 98 टू 99 चैप्टर्स है नीट प्रिपरेशन में, कौन सा पोर्शन सबसे इम्पोर्टेंट है एंड हाई यील्डिंग है, उससे मतलब क्वेश्चन हर बार पूछे जा चुके हैं एंड इस बार भी उससे कॉन्सेप्ट आया था एंड मतलब फ्यूचर में भी उससे ही कॉन्सेप्ट आएगा। वो सब चैप्टर्स को एंड पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। उससे पता चल जाता कि एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू किस किस जगह पे है एनसीईआरटी में, उससे ज्यादा एम्फसाइज करके मींस एस्पायरेंट्स कैन इजीली अप्रोच टुवर्ड्स नीट। मतलब कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, अगर कोई प्रीवियस ईयर नहीं क्वेश्चन करता है उसको समझ नहीं आएगा। और एक बात है कि बहुत लोग बोलते हैं कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए जेई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाना चाहिए, आप किए थे क्या? कितने इंपॉर्टेंट है वो पढ़ना? हाँ, ऐसे तो कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर करने के लिए और एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए तो मैंने एग्जाम से पहले मतलब जेई मेंस का जो अटेम्प्ट्स था इस बार, चारों अटेम्प्ट्स, उसके लिए मैंने जेई मेंस का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा था एंड वो ऑलमोस्ट नीट लेवल का ही रहता है, और कोई तो एडवांस रहता है भी तो थोड़ा भी एडवांस, उससे अगर स्टूडेंट्स मतलब कर भी ले तो अच्छा ही होगा, उससे कॉन्सेप्ट बूस्ट हो जाएगा एंड कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि चलो जेई का क्वेश्चन तो कर लिया, नीट में तो एटलीस्ट कोई क्वेश्चन छूट नहीं जाएगा। मतलब आप बोल रहे हैं कि जेई मेंस का क्वेश्चन भी करना चाहिए तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि हाँ जेई मेंस का लग रहा है तो नीट का तो लग ही जाएगा। बट आई थिंक जेई एडवांस इज नॉट रिकॉर्ड, वो तो बहुत हाई लेवल का होता है नहीं, जेई वो तो एडवांस का। अलग एक क्वेश्चन का वो पैटर्न एंड एक्सेट्रा अलग होता है, तो इसके लिए नीट के लिए नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रिक्वायर्ड, ओके। सो हाँ, अब केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आता है। केमिस्ट्री सब्जेक्ट तो तीनों चीज में डिवाइड होता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वी विल डिस्कस सेक्शन वाइज। तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपका अप्रोच क्या था? फिजिकल केमिस्ट्री में देखो, फिजिक्स के बाद ही सबसे खतरनाक माना जाता है फिजिकल केमिस्ट्री। आई थिंक वो फॉर्मूला बेस्ड कुछ कुछ भी आता है, बट लोगों का ये डर पैदा होता है फिजिकल केमिस्ट्री में कि फिजिक्स के बाद ही फिजिकल केमिस्ट्री बहुत टफ है। तो आपका कैसा अप्रोच था, कौन सा मटेरियल आप फॉलो किए थे, क्या टिप्स देना चाहेंगे जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं रिगार्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री 11 और 12 दोनों का ही बताइए थोड़ा। हाँ, मैंने तो फिजिकल केमिस्ट्री का अप्रोच ऑलमोस्ट फिजिक्स की तरह ही सेम ही रखा था एंड थिंग्स ऑलमोस्ट सेम ही है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो एनसीईआरटी में जो फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट है वो सभी आने चाहिए एंड नीट में एंड जेई मेंस में भी जो क्वेश्चन आता है मैक्सिमम वो जनरल फॉर्मूला बेस्ड ही आता है। जो थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आता है हर साल, वो मतलब जनरल कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला से ही आता है। तो एनसीईआरटी लेवल का जो कॉन्सेप्ट्स एंड फॉर्मूला है वो सभी क्लियर होने चाहिए एंड उसके अलावा प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आता है फिजिकल केमिस्ट्री में एंड फिजिक्स में भी। तो उससे अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ तो स्टूडेंट्स से सिली मिस्टेक बहुत ज्यादा हो जाता है and तभी पैनिक पैदा होता है कि नहीं मुझसे तो फिजिकल केमिस्ट्री नहीं होगा, डर लग रहा है ऐसा कुछ। इसलिए एनसीईआरटी लेवल का सभी कॉन्सेप्ट आना चाहिए और न्यूमेरिकल्स एंड क्वेश्चंस ठीक से प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो इजी हो जाएगा। मतलब वही फिजिक्स जैसा ही सेम स्ट्रेटेजी,
फॉर्मूला एकदम टिप्स में होना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होना चाहिए। इजी लेवल, उसके बाद मीडियम, उसके बाद टफ लेवल। और एक बात कि फिजिकल केमिस्ट्री में कैलकुलेशन बहुत आता है, तो बहुत हम्म। लोग कैलकुलेशन में गलत कर देता है। पूरा मतलब कॉन्सेप्ट पता है, फॉर्मूला भी पता है, बट कैलकुलेशन में गलत हो रहा है, जिसको हम सिली मिस्टेक कर रहे हैं, सिली मिस्टेक बोलते हैं। तो वो अवॉइड करने के लिए क्या करना चाहिए? सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए तो जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम के टाइम अटेंटिव होना जरूरी है। एंड ज्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से भी ये सब कैलकुलेशन बेस्ड सिली मिस्टेक चला जाता है। तो इसलिए स्टूडेंट्स जो एनसीईआरटी में जो फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स पे बैक एक्सरसाइज दिया है उनको सॉल्व कर सकते हैं, तो बेनिफिट होगा इन सब Okay. फील्ड में। और और एक हम जब खुद प्रिपरेशन किए थे, हम पर्सनली जो फॉर्मूलाज है फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री का, वो एक जगह नोट डाउन कर लिए थे, उसके बाद बार बार रिविजन कर लेते। ये क्या फायदेमंद होगा? क्या आप क्या ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो किए थे रिगार्डिंग हाँ, फिजिकल मैंने केमिस्ट्री भी एंड ऐसा ही फिजिक्स? किया था। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के जो सारे फॉर्मूले हैं वो फॉर्मूले बुक में या फिर नोटबुक में एक जगह नोट डाउन करने से एग्जाम के पहले, जस्ट नीट के पहले तो इतना कुछ रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता। तभी वो हाँ सब फॉर्मूला अगर एक जगह कॉन्साइज वे में लिखा हुआ है तो रिवाइज करने में बहुत बेनिफिट होता है। एंड सभी टीप्स में रहता भी है फॉर्मूला ठीक से। हाँ, तो ये भी समुदीप सजेस्ट कर रहे हैं कि जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज है वो एक जगह जॉट डाउन करने के बाद बार बार रिविजन करने से थोड़ा हेल्प होता है फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो रिसोर्सेस ऑलमोस्ट सेम ही रहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स करना है, कोचिंग मटेरियल करना है, और बाकी मतलब स्टेप वाइज प्रैक्टिस करना है। पहले इजी लेवल, फिर मीडियम लेवल, फिर डिफिकल्ट लेवल। तो अब आते हैं, बहुत लोग इसको रट्टा वाला सब्जेक्ट बोलता है, रट्टा वाला पार्ट ऑफ केमिस्ट्री बोलता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और बोलता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ एक्सेप्शन ही एक्सेप्शन है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका क्या स्ट्रेटेजी था? आप कैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हैंडल किए? आप थोड़ा खुल के बताइए। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए तो मैं बोलना चाहूंगा कि एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। जेई में एंड नीट में भी एनसीईआरटी से बाहर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो एटलीस्ट कुछ नहीं पूछा जाएगा। एंड एनसीईआरटी में भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लाइन बाय लाइन सब कुछ ठीक से याद होना चाहिए, इसलिए बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी है। जो एक्सेप्शन है उसको मतलब उन सभी पॉइंट्स को सेपरेटली कॉपी में लिख के और बार बार रिवाइज करने से and उससे बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। एंड जैसे कि मुझे याद है कि इस बार एक क्वेश्चन आया था कि वो ट्रिटियम वाला कौन सा डीके करता है, वो बीटा डीके। ऐसे तो मतलब क्वेश्चन में जनरली बुझा नहीं जाता, मगर एनसीईआरटी के एक पैराग्राफ पे अंदर लिखा है। जो एनसीईआरटी मतलब ठीक से लाइन बाय लाइन हाँ, याद रखा है वो ही चीज सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन इनऑर्गेनिक के लिए मस्ट है। एंड इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस से हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपकी सेम रिसोर्सेज जैसे हाँ, कोचिंग वही। मटेरियल और एनसीईआरटी का बैक वाला जो क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट हम्म। क्वेश्चंस भी है कुछ कुछ इम्पोर्टेंट, और हाँ, एक्सरसाइज, इंटेक्स यही क्वेश्चन। रिसोर्सेज। हाँ, हाँ। ओके। तो अब एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट आता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत लोग को देखे कि वो जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है उधर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, रेदर देन रिमाइंडिंग द ऑल द इक्वेशन, ऑल द जो मैकेनिज्म है उस पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। सब जो नेम नेम रिएक्शन है सब थोड़ा कम फोकस कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत होता है कि 11 में जो बेसिक्स होता है वो बहुत लोग अच्छे से फॉलो नहीं करता है। 12 में आके डायरेक्ट जो अल्कोहल, फिनॉल, इथर, बाकी सब जो चैप्टर है उसमें घुस जाता है। हाँ, तो इसमें बहुत तो दिक्कत होता है, आपको भी पता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए सॉलिड एक स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए कि एवरेज स्टूडेंट लाइक एवरीवन कैन स्कोर गुड मार्क्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? आपका क्या स्ट्रेटेजी था? क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना चाहिए बाकी लोग? पहले तो क्लास 11 में जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाया था वो तो मतलब पूरा ठीक से आना चाहिए। वो डिफरेंट जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, वो वाला पार्ट एंड सभी कुछ मतलब जीओसी में ठीक से आना चाहिए, क्योंकि वो ऑर्गेनिक का बेस है। वहीं से ही क्लास 12 का जो सभी चैप्टर्स है वो इजीली गो थ्रू होगा। इसलिए 11 का जो कॉन्सेप्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वो तो एटलीस्ट एनसीईआरटी लेवल में तो क्लियर होना चाहिए। एंड अगर क्लास 11 में कुछ छूट भी गया तो क्लास 12 स्टूडेंट भी क्लास 11 का कॉन्सेप्ट एक बार ठीक से देख ले 12 शुरू होने से पहले।
ताकि कहीं पे भी वो अटक ना जाए। फिर क्लास 11 का जो कॉन्सेप्ट है सभी क्लियर होने के बाद ही 12 अप्रोच करें, तो क्लास 12 का जो ऑर्गेनिक है वो इजी रहेगा। एंड क्लास 12 के ऑर्गेनिक में भी जो एनसीईआरटी में जो नेम रिएक्शन है वो सभी एकदम एनसीईआरटी का तो एटलीस्ट ठीक से आना चाहिए, कैसे क्या होता है इंटरमीडिएट एक्सेट्रा। हम्म। तो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है वो एकदम आना ही चाहिए, और उसके बाद तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट पूरा माइंड में सॉलिडिफाई करने के लिए। यही स्ट्रेटेजी होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो अब आते हैं जो 50% ऑफ द नीट क्वेश्चन पेपर कवर करता है, वो सब्जेक्ट है द गॉड बायोलॉजी। बायोलॉजी के लिए आपका अप्रोच क्या था, आप कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट किया बायोलॉजी का, बायोलॉजी फॉर एन एवरेज स्टूडेंट कैसे करना चाहिए, आप थोड़ा इस बारे में खुल के बताइए। बायोलॉजी के लिए तो मैं बोलना चाहता हूँ कि एनसीईआरटी बाकी सब्जेक्ट की तरह ही एनसीईआरटी मस्ट है। एंड इनऑर्गेनिक की तरह ही बायोलॉजी का भी लाइन बाय लाइन तुम्हें ठीक से आना चाहिए। एंड सभी मतलब कॉन्सेप्ट ठीक से समझना चाहिए। एंड जो फैक्ट बेस्ड एंड एग्जांपल बेस्ड चैप्टर है लाइक मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम, वो सारे जो एनसीईआरटी में एग्जांपल्स है वो ठीक से मतलब आना चाहिए। एंड उससे ही क्वेश्चन नीट में बनते हैं। एंड बाकी तो ह्यूमन फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी जो चैप्टर है वो सब कॉन्सेप्ट दिमाग में ठीक से बैठे होने चाहिए, तभी एनसीईआरटी का लाइन भी ठीक से याद रहेगा। एंड उससे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए बहुत एमसीक्यू, तो बायोलॉजी क्लास 11 एंड 12 का इजीली हो जाएगा। मैं तो तो यही मेनली क्या। एनसीईआरटी बार बार फॉलो करना है, एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी लाइन याद रखना है। और एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप बोले एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी, ये सब चैप्टर में। और बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार से करना है, क्योंकि जो लाइन ऐसे अगर आप रीड करते तो याद नहीं रखते, बट क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस हाँ करके यार। याद रखते तो याद रह जाता है। तो एक बार आप फाइनली समराइज कर दीजिए। फर्स्ट फिजिक्स, उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो स्ट्रेटेजी, एक बार आप समराइज करके पूरा बता दीजिए। तो समराइज करने में मैं तो फिजिक्स में बोलना चाहूंगा कि पहले सभी कॉन्सेप्ट्स को स्टूडेंट्स को क्लियर करना चाहिए, फिर उससे एप्लीकेशन बेस्ड लेवल वाइज इजी मीडियम एंड हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहिए। तो उससे स्टूडेंट्स का पैनिक नहीं रहेगा एंड फिजिक्स की तरह एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता रहेगा। एंड जो फिजिक्स में जो छोटे मोटे मैथमेटिकल टूल अप्लाई भी होते हैं वो फिजिक्स के क्लास 11 के शुरू होने से पहले क्लियर करें, तो 11-12 में फिजिक्स का कोई मैथमेटिक्स रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड देन वी मूव ऑन टू फिजिकल केमिस्ट्री, उसका अप्रोच भी फिजिक्स की तरह ऑलमोस्ट सेम ही है, सारे फॉर्मूला इसमें होने चाहिए। एंड एनसीईआरटी लेवल सारे कॉन्सेप्ट ठीक से आना चाहिए एंड उससे एप्लीकेशन बेस्ड बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस होना चाहिए, तो न्यूमेरिकल में कोई गलती नहीं होगा। एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है एनसीईआरटी के पैराग्राफ एंड चार्ट से ही इनऑर्गेनिक में डायरेक्टली लिया जाता है। और जो एक्सेप्शन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लमेटिक लगता है वो एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन कर ले, और बार बार रिवाइज करने से बहुत दिमाग में ठीक ठाक रहेगा। एंड देन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो जीओसी मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ठीक से आना चाहिए क्लास 11 वाला पोर्शन, तभी क्लास 12 वाला ठीक से समझ आएगा। एंड एनसीईआरटी लेवल पे एटलीस्ट सारे नेम रिएक्शन ठीक से आना चाहिए, तो इससे नीट में कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। एंड बायोलॉजी के लिए भी एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन याद होना चाहिए, एंड ऐसे याद नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू एंड अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही एनसीईआरटी बायोलॉजी पूरा याद हो जाएगा। हम्म। एंड जो एग्जाम्पल वाला चैप्टर है जैसे कि एनिमल किंगडम फिर प्लांट मॉर्फोलॉजी, उसका एग्जाम्पल सारे एनसीईआरटी का याद होना चाहिए, ये रहेगा। और रिसोर्सेस रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट्स, रिसोर्सेस क्या क्या यूज करना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। मैं हाँ मैंने तो जैसे कि सारे सब्जेक्ट का खुद का नोट्स तो एग्जाम से पहले सबसे ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि उससे रिवीजन सबसे जल्दी जल्दी होता है। उसके बाद एनसीईआरटी एफर्ट तो मस्ट है इनऑर्गेनिक एंड बायोलॉजी के लिए। एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी के कुछ कुछ स्पेशल पॉइंट्स मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एनसीईआरटी से देख लेना चाहिए। एंड उसके बाद मैंने आकाश का मॉड्यूल पूरा फॉलो किया था 11-12, उससे ही हम्म। मटेरियल्स नीट के लिए कवर हो जाता है। हाँ, अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत लोग क्या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको भी पता है कि बहुत लोग जो रूरल एरिया से है वो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो वो लोग सेल्फ स्टडी करके, सेल्फ प्रिपरेशन करके नीट क्लियर करना चाहते हैं, नीट फोड़ना चाहते हैं। तो वो लोग के लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं।
मतलब कोचिंग का इम्पोर्टेंस है कि कोचिंग एक डिसिप्लिन वे में प्रिपरेशन कराता है एंड कोचिंग को फॉलो करने कोचिंग से ही मतलब कोचिंग छोड़ के भी लोग क्लियर कर सकते हैं नीट? व्हाट डू यू थिंक? हाँ मतलब हाँ कोचिंग, हाँ वही बोल रहा हूँ कि कोचिंग सर सिर्फ एक डिसिप्लिन प्रोवाइड करता है एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। मगर ये अगर स्टूडेंट्स के खुद के पास ही है कि उसका सेल्फ डिसिप्लिन है, वो खुद का रेगुलर डे टू डे मतलब जो वर्कलोड है एकेडमिक वो हैंडल कर सकता है एंड कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, तो कोचिंग के बिना भी इजीली नीट क्रैक किया जा सकता है। तो इजीली किया जा सकता है, आप जो टिप्स बोले वो फॉलो करना है। और जो कोचिंग मॉड्यूल उसके वो तो नहीं मिलेगा। उसके बदले में आप कोई स्टैंडर्ड बुक फॉलो कीजिए, जैसे कि एनसीईआरटी और फिंगर टिप्स। ऐसा कोई बुक फॉलो करके वो कर सकते हैं। इट इज पॉसिबल। यू हाँ थिंक? मार्केट में तो हर सब्जेक्ट का ही बहुत सारे बुक अवेलेबल है, तो कोई भी बुक उठा के उससे ठीक से मतलब सॉल्व करने से हो जाएगा। हो जाएगा। तो और एक बात हम डिस्कस करना चाहते हैं कि सपोज मेरा एग्जांपल से हम बोल रहे हैं कि हम लोग का जो शेड्यूल था नीट 2020 में एग्जाम मई में। तो मई में जब हम एग्जाम देना स्टार्ट किए, मतलब अप्रैल का लास्ट में जब हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किए, आई आई स्कोर्ड ओनली 460 470 लाइक दैट। तो मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गया था, और मैं अ, बहुत दिन मतलब ऑलमोस्ट 7 डेज से पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पा रहा था। बहुत बुरा लग रहा था क्या किए हम। तो एक फेज आता है प्रिपरेशन के टाइम में जब लगता है कुछ सही नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं, क्या होगा वो भी पता नहीं। वो जो डिमोटिवेटिंग जो फेज है, उससे आई थिंक आप सबके सब में आते हैं, आपको भी शायद आया होगा। हम्म। और आया होगा तो कैसे आप हैंडल किए, थोड़ा आप डिस्कस कीजिए कैसे हैंडल करना चाहिए। मतलब ये तो 2 इयर्स का जो नीट प्रिपरेशन जर्नी है वो तो बहुत एक लॉन्ग जर्नी है, तो अप्स एंड हम्म। डाउन तो होते रहते हैं। जब भी मतलब डिमोटिवेशन या फिर नेगेटिव फील हो, मैं तो मतलब अपने पेरेंट्स को या फिर टीचर्स मेंटर्स को बोलते था कि ऐसे ऐसे हो रहा है एंड मतलब कॉन्फिडेंस एंड जो वर्क एक्यूरेसी एंड एक्सेट्रा है वो बहुत घट गया है, तो क्या करूँ। तो उसके सपोर्ट से ही ठीक हो जाता है एंड ये सभी स्टूडेंट्स को ही होता है, तो इससे मतलब डरने का कुछ बात नहीं। वो स्टूडेंट्स मतलब गोल ओरिएंटेड वे में फोकस करें एंड ये फेज इजीली हट जाएगा जल्दी से जल्दी एंड अगेन दे विल बी ऑन द ट्रैक इफ दे कंटिन्यू प्रिपेयरिंग। ओके, मतलब पेरेंट्स का जो सपोर्ट वो ऑब्वियसली है, आप सब लोग के साथ है। पेरेंट्स का हेल्प लो, टीचर्स लोग का हेल्प लो, सो दैट यू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। और एक बात बोलना चाहते हैं कि टुडे आप लोग का, सिर्फ आपका नहीं सबका प्रिपरेशन में सोशल मीडिया आ ही जाता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सब आ ही जाता है। और ये थोड़ा हम तो देखे अभी भी बहुत मतलब डिस्ट्रैक्टिंग है, मतलब सही फोकस करने में दिक्कत हो जाता है ये सब आ जाने से। बट ये सब नेसेसरी भी है। तो ये कितना मतलब सस्टेनेबल वे में ये कैसे कंट्रोल किया जाए, थोड़ा डिस्कस कीजिए। हाँ मतलब ये अगर सोशल मीडिया लिमिटेड अप टू लिमिटेड एक्सटेंट यूज किया जाए तो वो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा एंड अभी तो जो ऑनलाइन का सिनेरियो है सोशल मीडिया के वगैरह कुछ मतलब होगा भी नहीं। मेरे हाँ। प्रिपरेशन में भी तो मैं सोशल मीडिया के यूज करके जो टीचर से डाउट क्लियर करना या फिर दोस्तों से बातें करना वो तो करना ही पड़ता है। सो मतलब सोशल मीडिया अगर एक ठीक डायरेक्शन में यूज किया जाए प्रिपरेशन के ओरिएंटेड में एंड अगर लिमिटेड टाइम के लिए किया जाए तो इससे बेनिफिट ही मिलेगा प्रिपरेशन के लिए। मतलब कंट्रोल डिस्ट्रैक्ट खुद किया के जाए। ऊपर है, कंट्रोल खुद को करना होगा। अगर पर हाँ ये नेसेसरी अभी तो है ही, तो ये भी करना है। हाँ बट दोनों मतलब एक सस्टेनेबल बैलेंस रहना चाहिए भाई। और हाँ बाकी अब आ जाते हैं कि मॉक टेस्ट के बारे में। मॉक टेस्ट तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप कितना पढ़े हो वो मैटर नहीं करता है, मॉक टेस्ट कितना करे हो ये भी मैटर करता है। तो मॉक टेस्ट आपका प्रिपरेशन में कितना हेल्प किया था, कितने मॉक टेस्ट आप लिए थे, ये थोड़ा आप डिस्कस कर दीजिए। मॉक टेस्ट तो एग्जाम से पहले यानी या फिर कहूँ तो पूरे प्रिपरेशन जर्नी में ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि मॉक टेस्ट से ही पता चलता है कि आप मतलब किस किस जगह में अभी भी लैकिंग कर रहे हैं एंड आपका गलती हो रहा है एंड आप अगर उस गलती को सुधरते हैं तभी आपका कॉन्सेप्ट इंप्रूव होगा एंड मार्क्स बढ़ेगा। तो जैसे कि प्रिपरेशन के दौरान जो पार्ट सिलेबस टेस्ट होता है मॉक टेस्ट वो भी देना जरूरी है, क्योंकि पास सिलेबस टेस्ट को ऐड करके ही जो एंड में फुल सिलेबस टेस्ट होता है वो बनता है। तो वो मॉक टेस्ट मतलब पूरे 2 साल ठीक सिंसियरली परफॉर्म करना चाहिए
और जिस जगह पे गलती हो रहा है उसको नोट डाउन करके एंड नेक्स्ट एग्जाम में वो गलती ना हो उसको ध्यान में रख के अगर आगे बढ़े तो मार्क्स धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। एंड एग्जाम से जस्ट 1-2 महीने पहले तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि एग्जाम से जस्ट कुछ महीने पहले मतलब पूरा सिलेबस रिवाइज करने के लिए हाथ में टाइम नहीं बचता। तो मॉक टेस्ट हेयर प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल दैट आफ्टर मींस गिविंग द मॉक टेस्ट हमें अपना वीक एरियाज पता चलता है कि किस किस जगह में हम गलती कर रहे हैं एंड सिर्फ उन जगह पे ही अगर हम फोकस करें एंड वही कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें तो मार्क्स धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। एंड इसलिए जो आपका मॉक टेस्ट है वो एंड में आपका मतलब कॉन्फिडेंस एंड मार्क्स दोनों को इंक्रीज करने में बहुत हेल्पफुल होता है। एंड मेरा बात करूँ तो मैं नीट के जस्ट 2 महीने पहले हर रोज एक या फिर 2 मॉक टेस्ट देता ही था। एवरीडे 1 और 2 मॉक टेस्ट नीट के पहले? हाँ 2 महीने मीन्स ऑलमोस्ट 60 डेज, तो ऑलमोस्ट 100 मॉक टेस्ट तो लगा ही लिए होंगे आप हाँ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। तो हो जाएगा भाई। ओके, सो जितना ज्यादा मॉक टेस्ट आप करेंगे तो उतना ज्यादा आपको वीक एरियाज, आपका खुद का वीक एरियाज पता चलेगा, क्योंकि मेरा वीक एरियाज आपको वीक एरियाज ऑब्वियसली डिफरेंट होगा, तो वो फाइंड करने के लिए हाँ मॉक टेस्ट तो इम्पोर्टेंट है ही। और आप बहुत लोग करते हैं कि जो गलती होता है एक कॉपी में नोट करके रखते हैं, हम भी किए थे, वो क्या करना फायदेमंद होगा? हाँ वो तो मिस्टेक कॉपी जो बोलते हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नीट से पहले मिस्टेक कॉपी रिवाइज करने से ऑलमोस्ट सब कुछ रिवाइज होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट में जो तुम गलती कर रहे हो एंड असली नीट के एग्जाम में उस तरह की गलती करके आओगे, तो मॉक टेस्ट का जो गलती है वो अगर एक अलग से कॉपी में मिस्टेक कॉपी में नोट डाउन कर लो एंड उसको रिवाइज करके एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके सुधार लो तो धीरे धीरे मार्क्स भी इम्प्रूव होगा और नीट में भी उस टाइप का सिली मिस्टेक नहीं होगा। सो इट प्लेज वेरी ग्रेट रोल। मॉक टेस्ट का मतलब जो रिलेवेंट सोर्सेस, कहाँ कहाँ से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस किया जाए, आप थोड़ा डिस्कस कर दीजिए। हाँ मॉक टेस्ट तो कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग का परस्यू किया जा सकता है। मैं तो आकाश का मॉक टेस्ट ही दिया था जो 2 साल में एंड नीट के पहले ही। एंड और भी कई इंस्टीट्यूट जैसे कि एलएन वो स्टैंडर्ड मॉक पेपर बनाते थे, वो भी स्टूडेंट परस्यू कर सकते हैं अपने नीट के पहले फॉर प्रैक्टिसिंग द रियल कोई भी एग्जाम। स्टैंडर्ड रिसोर्स से करना चाहे, बट करना होगा, मतलब यू हैव टू डू इट टू इम्प्रूव योर मार्क्स। नीट एस्पिरेंट का लाइफ का एक डेली रूटीन, अगर आप डेली रूटीन कभी भी एग्जैक्टली फॉलो किया नहीं जा सकता है, बट फिर भी क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए एवरी डे में, आप थोड़ा अगर डिस्कस करते हैं तो। डेली मतलब रूटीन में तो हाँ, मेरा जो रहता था कि मंडे टू फ्राइडे स्कूल रहता था एंड सैटरडे संडे उस टाइम पे कोचिंग रहता था। तो उसके बाद में घर आके जो मैक्सिमम टाइम बचता है वो सेल्फ स्टडी में ही यूटिलाइज करने की कोशिश करता था। उसमें पहले तो मैं स्टार्टिंग करता था कि जो घर आके जो स्कूल में या फिर कोचिंग में पढ़ाया गया है वो एक बार रिवाइज कर लेना। फिर उसके बाद उन सब क्वेश्चन उस सब कॉन्सेप्ट से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इजी मीडियम टफ लेवल पे प्रैक्टिस कर लेना। एंड एंड ऑफ द डे अगर कोई टाइम बचता भी है तो वो रिवाइज करने में मैं यूज करता था, तो इससे बहुत फायदा हुआ। ओके, तो ये तो गया प्रिपरेशन का टाइम में। तो एग्जाम डे में एक माइंड को चिल रखना पड़ता है, माइंड को एक अलग लेवल में प्रिपेयर करना पड़ता है, तो एग्जाम डे स्ट्रेटेजी क्या था आपका? एग्जाम डे स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम डे स्ट्रेटेजी डिटरमाइन करता है कि आपका जो 2 इयर्स का जो प्रिपरेशन जर्नी है वो आप कैसे मतलब 3 आवर्स में वो पेपर में देके आएंगे। सो एग्जाम डे स्ट्रेटेजी तो मैं यही बोलूंगा कि स्टूडेंट्स का स्ट्रेस लेवल जितना कम होगा वो एग्जाम में उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। एंड बिकॉज स्ट्रेस अप टू सर्टेन लिमिट ठीक है, उससे मतलब कंसंट्रेशन एंड एक्यूरेसी बिल्ड होता है, मगर उससे ज्यादा अगर स्ट्रेस हो तो स्टूडेंट का सब गड़बड़ हो जाएगा एंड जो 2 इयर्स 3 इयर्स जो भी है जो स्टूडेंट प्रिपेयर किया है वो एग्जाम डे में आउटपुट देखे नहीं आ पाएगा। सो एग्जाम डे स्ट्रेटेजी मैं तो यही बोलूंगा कि मैंने जो किया था कि एग्जाम के दिन में मैं और कोई मतलब बुक रेफर नहीं किया एंड पढ़ाई रिलेटेड कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ ऐसे ही मतलब चिल था एंड फिर मतलब वही एग्जाम के बारे में ही सोचता था कि मैं कैसे क्या करूंगा हॉल में जाके एंड फिर एग्जाम दे दिया जाके। मतलब उस दिन तो स्ट्रेस नहीं लेना एकदम भी कि क्या होगा, ये नहीं पढ़ा वो नहीं पढ़ा, जो होगा देखा जाएगा एग्जाम के बाद।
ऐसे मेंटेलिटी रख के एग्जाम दे दो। बहुत लोग पहले बार में बहुत लोग पहले टेस्ट में नीट क्लियर नहीं कर पाता है, तो थोड़ा डिमोटिवेट हो जाते हैं ड्रॉप ईयर में। तो वो लोग के लिए आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, कैसे मेंटल स्टेबिलिटी को बजाय रखे और कैसे एक्सेलेंट एक्सेलेंट परफॉर्मेंस करे एग्जाम में? उन सभी स्टूडेंट्स के लिए तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करें कि पहली बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो ठीक है, वो ज्यादा कुछ इशू नहीं है। एंड गलती हुआ भी है तो कहाँ हुआ है, वो अगर गलती ठीक से वो जो भी टाइम बाकी है नेक्स्ट अटेम्प्ट के पहले वो अगर सुधार ले तो इजीली नेक्स्ट ईयर एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो फाइनल हम एंड कर रहे हैं। आप एक बार टोटल समरी कर दीजिए, दो नीट 2021 एस्पिरेंट्स जो लोग वीडियो दे रहे हैं, ड्रॉप ईयर हो क्या फर्स्ट ईयर हो, जो नीट 2023 एस्पिरेंट्स जो देख रहे हैं एग्जाम, तो वो लोग कैसे अभी से कर सकते हैं कि कैसे अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कैसे अभी से प्रिपरेशन कंटिन्यू रखे ताकि वो भी एक एक्सीलेंट स्कोर कर पाए। इससे आप समरी करके ये वीडियो एंड करते हैं, इधर ही थोड़ा बता दीजिए। बाकी जो अपकमिंग एस्पिरेंट्स है फ्यूचर ईयर्स में, उनके लिए तो मैं बोलना चाहता हूँ कि पहले दिन से ही नीट के एग्जाम के बारे में मत सोचे, अपना डेली शेड्यूल एंड डेली रूटीन ठीक से मेंटेन रखे एंड डे टू डे एक्टिविटीज ठीक से कंप्लीट करके जाए। तो मींस पहले तो जस्ट फोकस ऑन फ्यू चैप्टर्स और फ्यू कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू हैव टू क्लियर विद इन ए वीक और विद इन ए डे। उससे धीरे धीरे अपना मतलब वर्क एक फ्लो में करते चले, तो फिर जब सारे सिलेबस ठीक से कवर हो जाएगा एंड रिवीजन हो जाएगा तो अपने आप ही एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मुझसे हो जाएगा। तो इसलिए अपना डेली शेड्यूल एंड डेली रूटीन ठीक से मेंटेन करें। ओके, थैंक यू सोमोदी फॉर बीइंग विद अस। आशा है कि ये वीडियो जो एस्पिरेंट्स है वो लोग को हेल्प करेगा। तो आपके साथ मतलब बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, बहुत मतलब आपका थैंक यू। नॉलेजेबल पर्सन समझ ही आ गया है। तो आपका जो फ्यूचर इंडिविजुअल्स है, आपका जो फ्यूचर गोल्स है, उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक यू विल सक्सीड देम, जैसे आप नीट 4 के आए वो भी सब फोड़ेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर बीइंग इंटरव्यूड इन स्टडीज वैक से। और आपका फाइनल वर्ड्स टू द एस्पिरेंट्स बता दीजिए एंड वी आर एंडिंग दिस सेशन यार। So students, be motivated towards your goal and you will achieve it because nothing is impossible to us. Thank you. थैंक यू, वी आर एंडिंग दिस सेशन यार। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग इन दिस सेशन। आशा है कि ये सेशन आपको हेल्प करेगा आपका जो प्रिपरेशन उसमें। बाय बाय सोमदीप। Bye. Thank you.